आज सुबह की सारी बड़ी अपडेट के सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे क्या दिल्ली में बुरी तरीके से चुनाव हार रही है भारतीय जनता पार्टी। बताएंगे कैसे गुजरात से अब नेताओं के बाद पुलिस को लाया जा रहा है दोस्तों, और एक बड़ी साजिश की आने लगी है। बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता एक बैठक में अपने ही आपस में ही भिड़ गए दोस्तों। बताएंगे राज्य मंत्री से लेकर अध्यक्ष और कई सारे विधायक भी शामिल थे दोस्तों। बताएंगे किस तरीके का संघर्ष हुआ है। वहीं पर उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी का नेता खुलेआम गुंडागर्दी कर रहा था। गैंग ऑफ वासेपुर का सीन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उठाकर ले गई है पुलिस। बताएंगे क्या है पूरा मामला, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि दिल्ली का चुनाव कराने के लिए गुजराती पुलिस बुलाने का मतलब ही है कि चुनाव में कुछ ना कुछ हेरफेर करने की कोशिश की जा रही है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में दिल्ली मांगे दिल से पुरानी सरकार फिर से लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों। दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर सनसनीखेज दावा किया गया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बताया है कि पहले गुजरात से भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को लेकर आती थी दिल्ली में प्रचार करवाने के लिए, गली कूचों में लोगों को भेजने के लिए, और अब गुजरात से पुलिस भेजी जा रही है दिल्ली में दोस्तों। जो बड़ी जानकारी उसके अनुसार चुनाव आयोग ने दिल्ली से पंजाब पुलिस को हटाकर गुजरात की पुलिस को तैनात कर दिया है। केजरीवाल ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उनके इस सवाल ने राजनीतिक हलकों में हलचलें मचा दी है दोस्तों। दिल्ली चुनाव में पंजाब पुलिस को हटाकर गुजरात पुलिस की क्यों तैनाती की जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गुजरात से राज्य रिजर्व पुलिस बल यानी एसआरपीएफ की 8 कंपनियों की तैनाती को लेकर सवाल खड़े किए हैं। केजरीवाल की प्रतिक्रिया चुनाव आयोग के आदेश पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात पंजाब पुलिस के जवानों को वापस लेने और कुछ दिनों के बाद अचानक से गुजरात की पुलिस को नियुक्त किए जाने को लेकर गंभीर सवाल है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा के साथ साथ दिल्ली में आखिर चुनाव में गुजरात की पुलिस को क्यों लेकर आया जा रहा है दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात की पुलिस के नियुक्ति को लेकर गुजरात के गृह मंत्री कहते हैं कि केजरीवाल के दावे में कोई सच्चाई नहीं है। चुनाव आयोग ने कई राज्यों के सुरक्षा बलों को तैनात किया है, तो गुजरात के लोग भी भेजे गए हैं। गुजरात पुलिस की नियुक्ति पर चुनाव आयोग की ओर से भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा जा रहा है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गुजरात पुलिस की 8 कंपनियों को नियुक्त किया जा रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों जिस तरीके से पंजाब पुलिस को हटाया गया अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा से, और उसके बाद गुजरात पुलिस के लोगों को सुरक्षा में तैनात किया जा रहा है, दिल्ली के चुनाव में तैनात किया जा रहा है, तो गंभीर सवाल जरूर खड़े होंगे। अगर पंजाब पुलिस को नहीं हटाया गया होता और गुजरात से भी अतिरिक्त पुलिस बुलाई गई होती तो कोई डाउट नहीं होता, लेकिन इस तरीके से पंजाब की पुलिस की सुरक्षा हटाना क्या ये नहीं बताता है कि अंदर खाने कुछ ऐसा किया जा रहा है जिसकी जमकर आलोचना की जानी चाहिए और इसे पकड़ा जाना काफी जरूरी है दोस्तों। कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश की और संकेत मिल रहे हैं। आपको क्या लगता है लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि कई राज्यों में चुनाव में गुजरात की ही पुलिस तैनात कर दी जाती है। साथ साथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने एक चुनाव अधिकारी के द्वारा दिल्ली में उसके एक उम्मीदवार के साथ कथित मारपीट का मामला उठाया है दोस्तों। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी के बढ़ते लोकप्रियता समर्थन के कारण आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लोग हताश हो गए। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने रिठाला से उनके उम्मीदवार सुशांत मिश्रा के साथ मारपीट की है दोस्तों। पार्टी ने इसको लेकर शनिवार को निर्वाचन आयोग के समक्ष शिकायत भी दर्ज कराई है। कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया है। कांग्रेस पार्टी के रिठाला विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार सुशांत मिश्रा पर शनिवार को निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी द्वारा हमला किया गया। अधिकारी ने पदयात्रा रोकने का प्रयास किया, जबकि पदयात्रा निकालने की इजाजत चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस की ओर से दी गई थी दोस्तों। यानी अनुमति के साथ वो पदयात्रा निकाल रहे थे, पैदल मार्च निकाल रहे थे। शायद इससे भी चुनाव अधिकारी को दिक्कत हो गई तो उन्होंने मारपीट किया है। कुल मिलाकर विपक्ष के लोग खासकर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के साथ इस तरीके की मारपीट का मामला गंभीर चिंता का विषय है। अगर आप भी मानते हैं कि दिल्ली के चुनाव में कुछ लोग कांग्रेस पार्टी के बढ़ते ग्राफ से तड़प रहे हैं तो अपनी राय जरूर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में जोरदार संघर्ष देखने को मिला। भाजपा के नेता आपस में भिड़ गए दोस्तों। जोरदार नोकझोंक के साथ बीजेपी के अध्यक्ष राज्य मंत्री सदर व नरैनी के विधायक बैठक छोड़कर बाहर भाग गए। परिसर में अध्यक्ष और विधायक पक्ष की ओर से राइफलधारी 50 से ज्यादा समर्थक एक दूसरे के आमने सामने आ गए दोस्तों। तीखी झड़प हो गई। ब्लॉक प्रमुख और अध्यक्ष के समर्थक एक दूसरे का कॉलर पकड़ते नजर आए। विधायक के इशारे पर मामले को शांत कराने की कोशिश की गई दोस्तों। अपर पुलिस के अधीक्षक भी मौके पर मौजूद थे। कुल मिलाकर एनडीए गठबंधन की पार्टियों में आपस में ही कलेश देखने को मिल रहा है दोस्तों। जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद और सांसद कृष्णा पटेल, सदर के विधायक प्रकाश द्विवेदी और नरैनी के विधायक ओम मणि वर्मा सहित सभी ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य पहुंचे थे, जहां पर यह हंगामा हुआ है। कुल मिलाकर दोस्तों एनडीए गठबंधन के लोग पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आपस में ही लड़ाई लड़ रहे हैं, यहां तक कि एक दूसरे का कॉलर तक पकड़ रहे हैं दोस्तों। इसके साथ में बीजेपी के नेता को लग रहा था कि वो गैंग ऑफ वासेपुर वाला गुंडा है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता गणतंत्र दिवस के मौके पर यानी 26 जनवरी बीते दिन बीजेपी के पूर्व विधायक कुंवर प्रवण सिंह चैंपियंस ने अपने समर्थकों के साथ खानपुर के विधायक निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के आवास पर जाकर दोस्तों हवा में फायरिंग करी, जिसके बाद देहरादून पहुंचे चैंपियन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि निर्दलीय विधायक के घर पर जाकर ताबड़तोड़ फायरिंग करके उन पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। उनके समर्थकों को बेरहमी से पीटा गया। दरअसल दोस्तों निर्दलीय चुनाव जीत कर आए उत्तराखंड के विधायक उमेश कुमार भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी के बहुत अच्छे दोस्त है। तो क्या उमेश कुमार पर इसलिए अटैक किया गया है क्योंकि वो मोहम्मद शमी के दोस्त है? आपकी क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। उमेश कुमार एक लोकप्रिय नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन भाजपा का नेता गुंडागर्दी करते हुए उनके घर पर फायरिंग कर रहा था, लेकिन अब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। हालांकि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है दोस्तों, लेकिन
कुछ हद तक तो बीजेपी के नेता की गुंडागर्दी का जवाब मिल गया है। उम्मीद की जा रही है कि पुलिस के द्वारा अब गंभीर मामलों में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस तरीके से एक लोक प्रतिनिधि के घर के बाहर जाकर फायरिंग करना, उनके समर्थकों को पीटना, इस तरीके की गुंडागर्दी की इजाजत क्या बीजेपी अपने राज्य में देती है? और बीजेपी के नेता क्या खुलेआम अपने आप को दबंग समझते हैं? और एक तरीके से उत्तराखंड की पुलिस का कोई डर इनको नहीं है। जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी सोमवार को मध्य प्रदेश के मशहूर शहर में एक रैली करने वाली है। आज कांग्रेस पार्टी बी.आर. अम्बेडकर के जन्म स्थली महू शहर के अंदर एक रैली करने वाली है। दोस्तों बी.आर. अम्बेडकर जी की जन्म स्थली से कांग्रेस पार्टी संविधान बचाओ आंदोलन की शुरुआत करने वाली है। कांग्रेस पार्टी की नेत्री प्रियंका गांधी, जयराम रमेश, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली में सारे नेता भाग लेंगे। दोस्तों पिछले कई दिनों से लगातार राहुल गांधी के दौरे रद्द किए जा रहे हैं। दोस्तों कर्नाटक के अंदर भी उनका कार्यक्रम नहीं हो पाया था और अब राहुल गांधी मध्य प्रदेश की इस रैली में मौजूद रह सकते हैं। जो जानकारी है कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश के बाद दिल्ली में भी कई जगह कैंपेन करेंगे क्योंकि उनका स्वास्थ्य अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। कांग्रेस पार्टी अपने सामाजिक न्याय के मुद्दे को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। दोस्तों आरोप लगा रही है कि संविधान पर हमला हो रहा है। कांग्रेस पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को स्वतंत्रता आंदोलन पर दिए गए राष्ट्र विरोधी बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि महात्मा गांधी का अपमान किया जा रहा है, बी.आर. अम्बेडकर जी का अपमान किया जा रहा है। जयराम रमेश ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। दोस्तों संसद में विपक्ष के द्वारा अम्बेडकर का नाम लेकर की गई टिप्पणी पर भी माफी मांगवाया है। दोस्तों हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लोग माफी मांगने को तैयार नहीं है, लेकिन विपक्ष ने भी तय कर रखा है कि जब तक माफी नहीं आएगी, गृह मंत्री अमित शाह माफी नहीं मांगेंगे, तब तक विरोध जारी रहेगा। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ने भागवत की टिप्पणी को राष्ट्र विरोधी बताते हुए कहा है कि भारत के सच्ची स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोगों का अपमान किया गया है, भारत के स्वतंत्रता वीरों का अपमान किया गया है, अम्बेडकर से लेकर महात्मा गांधी तक का अपमान किया गया है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि भारत के स्वतंत्रता की लड़ाई यानी आजादी की लड़ाई को पूरा नहीं मानना भारत के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है, और इसीलिए जब तक गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ आरएसएस प्रमुख अपने बयान पर पलटी नहीं मारते हैं, माफी नहीं मांगते हैं, तब तक विरोध पुरजोर तरीके से जारी रहना चाहिए। तो अपनी राय जो लिखते हैं। साथ साथ दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबियत खराब हो गई, इसके बाद मुख्यमंत्री के कई सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबियत कहीं ना कहीं कभी ना कभी खराब होती नजर आती है। दोस्तों कारण यह है कि नीतीश कुमार की एज बढ़ती चली जा रही है और नीतीश कुमार को लेकर कई तरीके की थ्योरियां हैं। कुछ थ्योरियों का मानना है कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से भी धीरे धीरे करके कमजोर होते चले जा रहे हैं क्योंकि उनकी उम्र बढ़ती चली जा रही है। कई बार ऐसी हरकतें करते हैं नीतीश कुमार की, सबको लगता है कि उनका शायद मानसिक संतुलन खराब है और बढ़ते एज के कारण ऐसा हो रहा होगा। दोस्तों अब फिर नीतीश कुमार की तबियत खराब हो गई है। अगर आप भी मानते हैं कि बिहार में अब समय आ गया है नीतीश कुमार जी को रिटायर्ड करने का और उनको आराम देने का और एक ऐसे युवा नेता को आगे बढ़ाने का जो राज्य में सरकार बनाए और 24 घंटे सातों दिन देश की जनता के लिए, राज्य की जनता के लिए उपलब्ध रहे और पूरी तरीके से फिट रहे, एक एथलीट रहे, कोई स्पोर्ट में रहने वाले व्यक्ति को मैदान में उतारना चाहिए, उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने एक बड़ा दावा किया है। दोस्तों अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के संशोधन के मामले में उच्चतम न्यायालय गया था, सुप्रीम कोर्ट गया था। इस संशोधन के अंतर्गत कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 को संशोधित किया गया है, अमेंड किया गया है, जिस अधिकार के जरिए आम लोग सूचना और तथ्य मांग सकते थे। इस संशोधन के द्वारा उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया। इस विषय पर उच्चतम न्यायालय ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसलिए हम आशा करते हैं कि निकट भविष्य में न्यायालय के द्वारा जनता के लिए अधिकार की रक्षा की जाएगी। अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से साफ शब्दों में कह दिया गया है कि लड़ाई लगातार जारी रखी जाएगी। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि देश की जनता को यह जानने का अधिकार है कि जो चुनाव हुए हैं उसके सारे सूचना और तथ्य जनता को उपलब्ध करवाए जाए, जब चाहे जनता तब मिलना चाहिए। दोस्तों राइट टू एजुकेशन देश के अंदर लागू है और चुनाव आयोग कोई आसमान से उतरा हुआ संस्थान नहीं है, बल्कि भारतीय संविधान के द्वारा बनाया गया संस्थान है। लोगों ने संविधान को पावर दी है और संविधान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया है, तो लोगों के हित में काम करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, और इसीलिए उनको पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होकर यानी पारदर्शिता के साथ काम करना पड़ेगा और सारी सूचनाएं जो पूछी जाएगी वो बताना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। कोई तानाशाही नहीं है देश में कि जो चाहेंगे तो बताएंगे, नहीं चाहेंगे तो तथ्यों को छुपा लेंगे, लोगों को जवाब नहीं देंगे। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि भारत के लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं है और जनता से बड़ा कोई हो भी नहीं सकता, चाहे कोई संस्थान हो, कोई नेता या कोई कितना बड़ा तुर्रम खान क्यों ना हो, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दिल्ली के विधानसभा चुनाव में सट्टा बाजार में दावा किया जाता है कि मनीष सिसोदिया की वजीराबाद सीट बुरी तरीके से फंस रही है। दोस्तों यहां पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर मैदान में उतार दिया और कांग्रेस पार्टी के पुराने दिग्गज नेता मारवाह इस बार बीजेपी के टिकट पर लड़ जरूर रहे हैं, लेकिन उनके खुद के अच्छे खासे नेटवर्क है। दोस्तों उन्होंने लगभग 3-4 साल तक वजीराबाद से चुनाव जीतकर वहां के लोगों के लिए काम किए हैं, तो लोगों के मन में एक परसेप्शन है कि अगर वापस से वजीराबाद से चुनाव जीतेंगे मारवाह तो फिर विकास होगा। हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं दोस्तों, इसीलिए मनीष सिसोदिया बुरी तरीके से चुनाव में फंसे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के पुराने दिग्गज नेता अपने दम पर लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी का सिंबल उनके पास में है और मनीष सिसोदिया के सामने उनकी चुनौती काफी मुश्किल वाली है। दोस्तों यही बड़ा कारण है कि मनीष सिसोदिया अब अरविंद केजरीवाल जी से ही प्रचार करवा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल प्रचार करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर वजीराबाद के लोग मनीष सिसोदिया जी को जिताकर भेजेंगे तो हम उनको मंत्रिमंडल में फिर से डिप्टी सीएम बनाएंगे। यानी वजीराबाद की जनता से उन्होंने
साफ शब्दों में कह दिया है कि आप लोग एक डिप्टी सीएम को चुनने जा रहे हैं तो उसी हिसाब से वोट करिए। कुल मिलाकर दोस्तों मनीष सिसोदिया के लिए ये कार्ड खेलने का मतलब ही है कि चुनाव में इतनी आसानी से मनीष सिसोदिया नहीं लड़ पा रहे हैं, उनको डिफिकल्टी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर कांग्रेस के पूर्व नेता जो मैदान में उतरे हुए हैं, क्या कांग्रेस के पुराने लोग उनको वोट देंगे केवल कैंडिडेट के नाम पर, लेकिन बीजेपी का सिंबल देखकर क्या वो नोटा की तरफ चले जाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। देखते हैं जो भी जानकारी से जुड़ी आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाएंगे दोस्तों। साथ साथ आम आदमी पार्टी ने शनिवार को अपनी पार्षद प्रेमलता को चंडीगढ़ के महापौर पद के लिए पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है दोस्तों। शहर में 30 जनवरी को महापौर के पोस्ट को लेकर चुनाव होंगे। लता का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के हरप्रीत कौर बादल से होगा। वरिष्ठ उप महापौर और महापौर के पद को लेकर मतदान अगले सप्ताह होने वाला है, यानी इसी सप्ताह होने वाला है। आम आदमी पार्टी ने महापौर के चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ मिला लिया है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी वरिष्ठ उप महापौर और उप महापौर के पोस्ट पर अपने लोगों को मैदान में उतार रही है। जसबीर सिंह बंटी और तरुणा मेहता चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी ने वरिष्ठ उप महापौर पद के लिए विमला दुबे और उप महापौर पद के लिए लखबीर सिंह बिल्लू को मैदान में उतारा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के कॉम्बिनेशन के बाद चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में इंडिया गठबंधन जीत जाएगा दोस्तों। आपकी क्या राय है? क्या इंडिया गठबंधन को इसी तरीके से दिल्ली में भी सोच समझकर काम करना चाहिए और दिल्ली में भी एक दूसरे के वोट डिवाइड करने की जगह कोशिश ये करनी चाहिए कि जहां पर हो वहां पर यह सुनिश्चित की जाए कि इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार जीत जाए और उसके हिसाब से पार्टियों को निर्णय लेने चाहिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को। साथ साथ दोस्तों खुलेआम उत्तराखंड में गुंडागर्दी करने पर विनोद कापड़ी बोले, कहा यह डिस्टर्ब करने वाला मामला है। उत्तराखंड में यह क्या हो रहा है? पुष्कर सिंह धामी, राज्य में जब विधायक उमेश कुमार सुरक्षित नहीं है तो आम जनता के बारे में क्या ही कहा जाए। इतना जंगल राज उत्तराखंड में, यानी खुलेआम बंदूक लहराते हुए गोलियां चलाई जा रही है दोस्तों। बीजेपी का नेता खुलेआम गुंडाई कर रहा है और हिम्मत तो देखिए कि किसी विधायक के घर पर जाकर ये गुंडागर्दी और खुलेआम तमंचाबाजी की जा रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों? लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दिल्ली के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने अब अमित शाह को काउंटर करने का फैसला लिया है दोस्तों। आम आदमी पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। अरविंद केजरीवाल 12 बजे आज अपना मैनिफेस्टो लेकर आएंगे दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को संकल्प पत्र जारी किया था। बीजेपी ने 3 चरणों में अपना संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें दिल्ली की जनता से कई वादे किए गए। संकल्प पत्र में तीसरा भाग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया। अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि आज दिल्ली 2025 विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के संकल्प पत्र का अंतिम हिस्सा जारी करने के लिए मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं। इसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पुराने अंदाज में वही सारे भाषण बोलने शुरू कर दिए कि विकास करेंगे, ये करेंगे, रिवर फ्रंट बनवा देंगे, दिल्ली में 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज देंगे, आयुष्मान भारत का लाभ देंगे, युवाओं को 50,000 नौकरियां दे देंगे। कुल मिलाकर दोस्तों फिर से जुमले फेंके गए थे, तो इनको काउंटर करने के लिए अब अरविंद केजरीवाल को भी एक नए मैनिफेस्टो के साथ मैदान में उतरना पड़ा है। देखते हैं केजरीवाल आज मैनिफेस्टो में क्या क्या लेकर आते हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता को पता है कि अरविंद केजरीवाल ने जो कुछ भी कहा है वो धरातल पर उतारा है, तो उनके बोलने का काफी मायने रखेगा दोस्तों। देखते हैं मैनिफेस्टो में क्या क्या बातें आती है और इससे क्या चुनाव के समीकरण और पलटेंगे। साथ साथ पटना के कृष्णापुरी में थाना क्षेत्र में एलजेपी के नेता श्रवण अग्रवाल पर हमला हुआ है दोस्तों। उन्होंने आरोप लगाया है कि स्कॉर्पियो गाड़ी में आग लगाकर उन्हें मारने की कोशिश की गई। पुलिस ने ई रिक्शा चालक रिजवान को हिरासत में ले लिया है। रिजवान ने अपनी ओर से आरोप लगाया है कि नेताजी ने उनकी ई रिक्शा को क्षतिग्रस्त कर दिया था। इसके बाद मारपीट का मामला सामने आया दोस्तों, यानी किसी गरीब को प्रताड़ित करने का ये पूरा मामला है। लोजपा के नेता अपने ही टसन में होंगे कि वो सत्ताधारी दल के नेता है और इसके बाद उन्होंने जरूर गरीब को प्रताड़ित किया होगा दोस्तों, लेकिन जब पलटवार किया गया होगा तो उसके बाद फिर अब इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। आप लोग को जो भी लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा। इसके साथ में भारतीय जनता पार्टी के विवादित नेता टी राजा ने फिर से विवादित बोले हैं दोस्तों। विवादित भाषणों को लेकर लगातार कुख्यात बीजेपी के नेता ने असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई एआईएमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के पुराने बयान को रिपीट करते हुए 15 मिनट वाले बयान को रिपीट करते हुए उससे भी खराब भाषण दिया है दोस्तों। और खुलेआम मुस्लिम समाज के लोगों के खिलाफ हिंसा भड़काने की बातें कही गई है। खुलेआम दोस्तों देश के कानून के खिलाफ नंगा नाच चल रहा है, इसके बावजूद कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि इस तरीके के नेता पर चुनाव आयोग अगर रोक नहीं लगाएगा तो माना जाएगा कि चुनाव आयोग एक पार्टी के लिए काम करता है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ऐसे नेताओं के बयान वो भी चुनाव से पहले तत्काल रोके जाने चाहिए तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, और आपकी क्या राय है दोस्तों ऐसे नेता के बारे में। सांसद राष्ट्रीय लोक दल को मुजफ्फरनगर में तगड़ा झटका उस वक्त लगा जब पार्टी के 2 दिग्गज नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ पार्टी को अलविदा टाटा बाय बाय कह दिया। रालोद के पूर्व सांसद अमीर आलम खान और बुढ़ाना के पूर्व विधायक नवाजिश आलम ने राष्ट्रीय लोक दल से इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। पूर्व सांसद ने कहा है कि रालोद जब से एनडीए में शामिल हुई है तब से पार्टी में समुचित सम्मान नहीं मिल रहा है, जिसके कारण उन्होंने ये निर्णय लिया है। उन्होंने बताया है कि 2 फरवरी को गढ़ी पुख्ता में आजाद समाज पार्टी में शामिल होंगे। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। मुजफ्फरनगर एक ऐसा जिला है जहां से राष्ट्रीय लोक दल का उभार हुआ है दोस्तों। राष्ट्रीय लोक दल के लिए यह गढ़ माना जाता है। यहाँ पर ही 2 दिग्गज नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर ना घर के रहेंगे ना घाट के राष्ट्रीय लोक दल के नेता, क्योंकि बीजेपी के साथ चले गए तो सारे जितने मुस्लिम नेता थे वो धीरे धीरे करके छिड़कते चले जा रहे हैं। और राष्ट्रीय लोक दल का एक और जो कोर वोटर है, जो किसान वोटर है, जिसमें ज्यादातर जाट समाज के लोग हैं, वे लोग भारतीय जनता पार्टी की कृषि पॉलिसी से वैसे ही नाराज चल रहे हैं। तो ना तो मुस्लिम समाज के लोग अब राष्ट्रीय लोक दल के साथ रहना चाहते हैं और ना ही अब कृषि समाज से आने
वाले लोग राष्ट्रीय लोक दल को अपनी पार्टी समझते हैं, इसीलिए दोनों तरीके से फंस चुकी है राष्ट्रीय लोक दल। आप लोग अपनी राय जरूर लिखा बताएगा। सांसद दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है दोस्तों। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे का एक बयान आया है। अन्ना हजारे ने कहा कि अगर भारत को बचाना है तो किसी को बलिदान देना होगा। साथ ही अन्ना हजारे ने बताया कि किसे वोट देना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने वीडियो शेयर करते हुए मतदाताओं को सलाह दी है और कहा है कि दिल्ली के चुनाव में मतदाताओं को ध्यान देना है, इस बात पर विचार करना है कि किसे वोट देना है, नहीं देना है। मैं मतदाताओं से स्वच्छ विचारों और चरित्र वाले लोगों को वोट देने का आग्रह करता हूं। जो सत्य के रास्ते पर चलता हो उसको वोट करिए, जो त्याग कर सके उसको वोट करिए, अपमान को सह सके उसको वोट करिए। अन्ना हजारे ने कहा कि मतदान प्रक्रिया में मैं पीता हूं और इसे दूसरों को पीने की सुविधा होगी का पहलू नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बेकार लोगों को वोट ना दे क्योंकि इससे देश नष्ट हो जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों चुनाव से पहले अचानक एक्टिव हुए हैं अन्ना हजारे और मैसेज भेजकर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वोट देने की बातें कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि महाराष्ट्र में बैठकर अन्ना हजारे सोचते हैं कि उनके कहने पर लोग वोट डाल देंगे, उन्होंने अब तक जितनी बार भाजपा को सपोर्ट किया है लोग समझ चुके हैं कि अन्ना हजारे भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है और उनका काम बीजेपी को सपोर्ट करने मात्र का है। भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में सरकार है तो अन्ना हजारे जमकर सरकार के मजे ले रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। सरकार के लोग उनसे मिलने के लिए जाते हैं और अन्ना हजारे बिना चुने हुए इस बात के मजे ले रहे हैं कि उनके पास नेता आते हैं और सरकार के लोग आकर बैठते हैं और जो सरकारी काम होते हैं वो भी अन्ना हजारे के कहने पर हो जाता है। तो महाराष्ट्र में इसी से खुश है अन्ना हजारे। सबको पता चल चुका है कि अन्ना हजारे का आंदोलन आरएसएस के द्वारा प्रायोजित था दोस्तों। और अब अन्ना हजारे मैं पीता हूं और दूसरे को भी पीने की सुविधा उपलब्ध कराऊंगा, इस पर वोट नहीं पड़ना चाहिए कहकर अरविंद केजरीवाल की और शराब लिकर घोटाले की और निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबको पता है कि अन्ना हजारे आजकल कौन सी पार्टी में है और अनौपचारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता अन्ना हजारे बोला जाना चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल से इसलिए किलसते हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने मेहनत करके अपनी पार्टी बनाई, सरकार बना ली, 2 राज्यों में और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर लिया, जबकि अन्ना हजारे आंदोलन करने के बाद कह रहे थे कि आंदोलन हमने कर दिया है, अब जनता को तय करना है कि वो किसको वोट देंगे। उसके बाद नरेंद्र मोदी को प्रमोट किया गया दोस्तों और नरेंद्र मोदी को काउंटर नहीं करना चाहते थे अन्ना हजारे। सबको पता है कि अन्ना हजारे किसके लिए काम करते तो उनके बयान का ज्यादा महत्व है नहीं, लेकिन दिल्ली के चुनाव से पहले वो इसी तरीके का और भी कई सारे बयान देंगे। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े हैं दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार पहुंचती रहे। जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत।